इसराइल का 100 साला मंसूबा आखिरी मरहले में है। अमरीकी बहरी बेड़े बहरा रूम में, इराक घेरे में, ईरान निशाने पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहूदियों की सल्तनत खैबर तक फैलेगी, मदीना वीरान होगा और फिर वो अजीम लश्कर उठेगा जो दज्जाल की आमद का पेश खेमा होगा। आज वही लश्कर ट्रंप और नेतन्याहू की क़यादत में तैयार हो रहा है। बलूचिस्तान पर गैरों की नजर है। पाकिस्तानी फौज को गजा भेजने की साजिश हो रही है। इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जमील अहमद जामी। प्यारे दोस्तों, जो कुछ हो रहा है वो बहुत अहम है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। जो कुछ होने वाला है आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि कितनी खौफनाक सूरत हाल है और कितना बड़ा तूफान हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। इसराइल का जो प्लान है वो मैं बार बार बताता आया हूँ। इसराइल गुज़िश्ता तकरीबन 100 साल से अपनी हुकूमत कायम करने में लगा हुआ है और उसने कभी अपने मकसद को छुपाया नहीं। उन्होंने हमेशा खुलकर कहा कि हम तख्त दाऊद पर यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कभी नहीं छुपाया कि यह हमारी आबाई सरजमीन है। हालांकि हकीकत यह है कि सारे के सारे वो लोग जिनके दादा परदादा यूरोप में रहते थे, नेतन्याहू का दादा मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया का था और किसी का परदादा किसी और जगह का था, 2500 साल पहले की बात को बुनियाद बनाकर आज यहाँ दावा कर रहे हैं। मैं आज एक इंटरव्यू सुन रहा था ब्रुकलिन के एक यहूदी टीवी चैनल पर, जिसमें एक साहब ने पूछा, क्या मुझे डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा इस बात को साबित करने के लिए कि 2500 साल पहले मेरे आबा वहां रहते थे ताकि मैं आज वहां कब्जा कर लूं। लेकिन ये कब्जा उन्होंने अकेले नहीं किया, दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों ने मिलकर उन्हें यह कब्जा दिलवाया और अब वो दरियाए नील और दरियाए फरात के दरमियान के बाकी इलाके पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए जो भी उनके सामने आया उसे खत्म कर दिया गया। शाम खत्म हो गया, लबनान खत्म हो गया, सद्दाम हुसैन सबसे पहले निशाने पर आया क्योंकि वो बहुत खौफनाक तरीके से उनके सामने खड़ा था। पहले 8 साल की जंग से उसे कमजोर किया, फिर 90 की दहाई में कमर तोड़ी और फिर बिलाखिर उसे खत्म कर दिया गया। लिबिया इतनी दूर था फिर भी कज़्ज़ाफ़ी को इबरत का निशान बना दिया गया। अख़वानुल मुस्लिमीन वो तंजीम थी जिसने 1920 के ज़माने में हसल अल-बना के दूर से यहूदी मंसूबों के खिलाफ जिद्दोजहद की। सैयद कुतुब की तहरीक चली, लेकिन इस सिलसिले के आखिरी नुमाइंदे मुर्सी साहब बेचारे जेल में शहीद हो गए और वहां सीसी को ले आया गया। प्यारे दोस्तों, सीसी ने मिस्र की सरहद बंद रखी, गजा के बच्चों को रोटी तक नहीं पहुंचने दी, खुराक नहीं पहुंचने दी। सऊदी अरब ने इब्राहिम कार्ड खेला, कतर ने हाथ मिलाया, यूएई ने हाथ मिलाया, बाकी तमाम मुल्कों ने हथियार डाल दिए। एक कुव्वत जो अभी कुछ हद तक खड़ी है वो सिर्फ ईरान है और पाकिस्तान ने भी हाथ मिला लिया। क्या कभी किसी ने सोचा था कि ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ भी खड़ा होगा और इसराइल का नुमाइंदा भी साथ होगा? कुरान मजीद की वो आयत किसी को याद है? ला तत्तखिज़ू अल यहूदा वल नसारा औलिया, यहूद और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ। क्या ये आयत किसी को याद है? ये पहली बार हुआ कि पाकिस्तान का वजीर आजम उस जगह बैठा हुआ है जबकि शुरू दिन से अवाम को ये बताया जा रहा है कि हम इसराइल को नहीं मानते। जिस पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए कारामद नहीं, उस मुल्क का वजीर आजम इसराइली नुमाइंदे के साथ बैठा हुआ है। अब सवाल यह कि अवाम तो देख रही है, ये आखिर कैसे छुपा सकते हैं? आपको पता है अल जजीरा ने क्या लिखा? उन्होंने सिर्फ शरीफ साहब के बारे में लिखा और कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम को घर पर अवामी दबाव का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वहां के लोग फलस्तीन की हिमायत में बहुत ज्यादा मौक़िफ़ रखते हैं। अल जजीरा ने एक नक्शा बनाया जिसमें दिखाया कि कौन आया और कौन नहीं आया। तमाम बड़े मुमालिक में से सिर्फ पाकिस्तान ने अपना वजीर आजम भेजा, बाकी सब ने अपने नुमाइंदे भेजे। यूएई ने भी अपना वजीर आजम नहीं भेजा। हमें बड़ा शौक है जाने का और तारीफें सुनने का। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं असल सूरत हाल की तरफ। इराक को सिर्फ 10 दिन की मोहलत मिली है। इस वक्त दुनिया के समंदरों में 20 से 22 बहरी बेड़े घूम रहे हैं। अमेरिका का जो सबसे करीब तरीन बेड़ा था वो जिब्राल्टर में स्पेन के पास था। वो जिराल्ड फोर्ड बहरी बेड़ा था जिस तेजी के साथ उसे वहां से बहरे रूम से मुंतकिल किया गया वो अपने आप में एक बड़ा पैगाम है। उस जिराल्ड फोर्ड बेड़े की हिस्ट्री भी दिलचस्प है। ये वही है जिसने वेनेजुएला के सदर वाले ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया था। इस बेड़े पर F-35 सुपरसोनिक लड़ाका तैयारे हैं, SA-180 ई कैरियर बेस्ड मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर्स हैं, E-2 हॉक्स अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इस बेड़े की ऊंचाई 76 मीटर है, लंबाई 330 मीटर है, 700 के करीब तैयारे इसमें है और 5000 अफराद का अमला है। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर फी घंटा है
और इसी रफ्तार से इसे दौड़कर वहां पहुंचाया गया। इससे पहले इब्राहिम लिंकन बेड़ा वहां पहुंच चुका था। उस पर 58 सुपर हार्ट कैरियर बेस्ड लड़ाका तैयारे हैं और E-18 ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज हैं। यानी ईरान को घेरने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। सिर्फ 10 दिन का वक्त रह गया है। ईरान के बारे में उनका पूरा प्लान क्या है? उन्होंने कहा है कि सबसे बेहतरीन रास्ता रिजीम चेंज है, यानी जैसे वेनेजुएला के सदर को उठाया था वैसे ही आयतुल्लाह खामनाई को उठाकर अमेरिका ले जाया जाए। लेकिन ये उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि खामनाई खुद कह चुके हैं मैं जान देना अफजल समझता हूं। प्यारे दोस्तों, वेनेजुएला की फौज क्यों नहीं लड़ी? इसलिए कि उन्हें पता था अगर लड़े तो अमेरिका क्या करेगा। लेकिन असल मकसद ईरान के इनकलाबी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है। इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी सरमायाकारी 4 महाजों पर है। पहला अरबेल का इलाका जो शाम, इराक और तुर्की का संगम है और कुर्दों का इलाका है। दूसरा यमन, तीसरा शत्तुल अरब का इलाका और चौथा ऊपर का वो इलाका जो काजिकिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलता है, मशहद के ऊपर का हिस्सा, और साथ ही बलूचिस्तान का इलाका। ऊपर का इलाका ईरान किसी हद तक संभालता है, लेकिन नीचे का इलाका जहां तेल है, जहां बलोच हैं, वहां अमेरिका आना चाहता है। जब अमरीकी आएंगे तो बलूचिस्तान आजादी की तहरीक को हवा मिलेगी। अब समझें कि ये बलूचिस्तान का मसला 20 साल से हल क्यों नहीं होने दिया गया? इसलिए कि इसे कल के ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। ईरान ने भी बलोचों का शिया सुन्नी कार्ड इस्तेमाल किया, ग्रुप बनाए गए, सुपर जंग में खुशदार में लोगों को मारा गया, ईरान मुखालिफ फिजा बनाई गई। मेरे पास बहुत से राज हैं जो बताना मुनासिब नहीं, क्योंकि तकलीफ होती है। जब ये सूरत हाल बनेगी तो फिर शिया सुन्नी का मसला खत्म हो जाएगा और मुस्लिम इत्तेहाद की बात सूझी जाएगी। लेकिन तब तक पूरा खित्ता दरहम बरहम हो जाएगा, पाकिस्तान भी तबाह होगा और एक तीर से 2 शिकार होंगे। इसराइल के मुकाबले में जो 2 बड़े मुल्क खड़े हो सकते थे, पाकिस्तान और ईरान, दोनों को एक साथ निशाना बनाया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, और हम हैं कि ट्रंप की तारीफों में मगन है। वेरी गुड वजीर आजम, वेरी गुड। इन्हें अंदाजा ही नहीं कि अगर एक बार ये जंग जमीनी शक्ल इख्तियार कर ले तो फिर क्या होगा। उस वक्त इनकार मुमकिन होगा, उस वक्त इनकार मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान ने ईरान के साथ कभी दोस्ती नहीं रखी। अफगानिस्तान में 14-15 साल साथ देते रहे, कहा कि ये हमारी जंग लड़ रहे हैं। रूस को रोका, हमारे स्ट्रेटेजिक बॉर्डर महफूज किया, लाखों कुर्बानियां दी। रब्बानी, हिकमतयार, अब्दुल रशीफ सौफ, मुजद्दिदी, ये सब अमेरिका के पाले हुए 7 बुनियाद गुजारों में से थे। और जब एक दिन अमेरिका ने मुंह फेरा तो हमने 1,75,000 फौज खड़ी कर दी और रास्ते बंद कर लिए। जितने अरब मुजाहिदीन थे, अब्दुल्ला अज़ाम, ओसामा बिन लादेन, सब इसी रास्ते से आए थे। हमने ये सब बदल दिया। क्या फिर बदल देंगे? नहीं देंगे। लेकिन मामला ये है कि इस जंग में आप एक हिस्सेदार बन चुके हैं गजा के मुसलमानों के मुकाबले में। अमेरिका ने बाकायदा कहा कि पाकिस्तान ने गजा में फौज भेजने की पेशकश की है। इंडोनेशिया के बारे में अमेरिका ने नहीं कहा, हमारे बारे में कहा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी जाओ, तनख्वाहें मिलेंगी, प्लॉट मिलेगा, घर बनेगा। लेकिन सोचें कि आप कहाँ जा रहे हैं और किसके लिए खड़े हो रहे हैं। जब से ईरान पर हमले की बात, वेनेजुएला वाला वाकया हुआ, अमेरिका ने टैरिफ लगाए। दुनिया वाज़े तौर पर 2 हिस्सों में बढ़ गई है। एक तरफ रूस और चीन है, यहाँ तक कि यूरोप का बड़ा हिस्सा भी उनके साथ जाने को तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका अपना इत्तेहाद इकट्ठा कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान को ये नहीं चुनना चाहिए था। पाकिस्तान को इलाकाई रवाबित से फायदा मिलना चाहिए। अमेरिका इतनी दूर बैठा है, न पैसे दे रहा है, न कुछ दे रहा है, बस इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, गजा के लिए हमारी इज्जत और वक़ार को इस्तेमाल किया जा रहा है और आखिर में हमारे हाथ में एक पैसा नहीं। मोहम्मद बिन सलमान ने जो अपनी इज्जत खोई है वो पूरा अरब जानता है। UAE के हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं, क्योंकि वहां अक्सरियत हिंदुस्तानियों की है। उन्हें इस बात से गर्ज नहीं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां 25 करोड़ जिंदा दिल अवाम जो 15-16 बार इंतखाबात में वोट डाल चुकी है, जहां लियाकत अली खान से लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर नवाज शरीफ और इमरान खान तक सब ने अवामी मैंडेट लिया। लेकिन फरवरी 2024 का इलेक्शन देखें, जिसमें 2.5 करोड़ वोटों को दबाया गया। कहते हैं कि ये भी दबा लेंगे। मैंने कब कहा नहीं दबाएंगे, दबाते रहेंगे। लेकिन 76 साल की पूरी तारीख में जितने भी लीडर एक तरफ रखें तो दूसरी तरफ से इमरान खान है। जुल्फिकार अली भुट्टो की मकबूलियत सिर्फ 37% थी। 2 सूबे मुकम्मल मुखालिफ थे, सिंध में भी बमुश्किल जीते थे, सिर्फ पंजाब उनका था। और नवाज शरीफ की मकबूलियत तो मकबूलियत थी ही नहीं, वो तो इलेक्टेबल्स और खानदानी ग्रोहबंदी पर खड़े थे। इमरान खान ने यह साबित किया कि जिन 20 लोगों को तोड़ा गया, 20 के 20 को अवाम ने शिकस्त दे दी। ये थे आपके इलेक्टेबल्स। अब असल बात की तरफ आएं, जो सबसे अहम है। ये सब सियासी और फौजी हरकतें महज इत्तफाक नहीं है, बल्कि एक मकसद पेशगी तैयारी है। एक लश्कर है
जो मक्का मुकरमा रवाना होना है और दूसरा लश्कर जो इसराइल से शाम के इलाके से रवाना होना है। आज देखें, यूरोपीय यूनियन ने कह दिया कि इसराइल ने यरूशलेम को जिस तरह जम किया है हम इसे नहीं मानते। उन्होंने एक ऑर्डर से जंग को तैयारी दे दी। प्यारे दोस्तों, हदीस में आता है कि मदीना वीरान होगा और वहां से जंग मक्का आएगी। मदीना क्यों वीरान होगा? इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जंग मुल्हिमा कुबरा का वक्त होगा तो सुलह के मकाम तक जो खैबर के करीब है वहां तक यहूदियों की सल्तनत फैल जाएगी। लबनान पर हमला हो चुका, शाम का पूरा इलाका इराक तक इधर से और नील का इलाका काहिरा तक, ये सब इसराइली नक्शे में है। और इसी सूरत हाल में वो साहब आएंगे जिन्हें लोग इमाम मेहदी कहते हैं, बाज इस्कंदर कहते हैं, बाज खलीफा कहते हैं, लेकिन मेहदी असल में हिदायत याफ्ता का लक़ब है। जब उनके हाथ पर बैत होगी तो एक लश्कर उनके हामियों का बनेगा और शाम का इलाका, वो गजा, इसराइल, उर्दुन, लबनान समेत पूरा इलाका है। ये लश्कर दज्जाल की आमद से पहले का पेशखेमा लश्कर है। आज से 2 साल पहले मैंने कहा था कि गजा की जंग खत्म नहीं होगी, और आज भी मैं समझता हूं कि ट्रंप और नेतन्याहू की सरबराही में जो लश्कर बन रहा है ये वही लश्कर है। जब ईरान वाली सूरत हाल पैदा होगी, अल्लाह करे कि हम उसमें अपनी फौज न भेजें। अहादीस के मुताबिक यही लगता है कि ये लश्कर तैयार हो रहा है। गजा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसका बुनियादी खाका यह है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाए जो दहशतगर्दी के खात्मे पर, हमास को खत्म करने के नाम पर और इसराइल और लबनान की सरहदों को महफूज बनाने के नाम पर काम करे। गजा अमन मंसूबे में 20,000 फौजियों की स्टेबलाइजेशन फोर्स का इरादा है। अमेरिका गजा के जुनूबी हिस्से में 360 एकड़ पर अपना 5,000 फौजियों का अड्डा बना रहा है। अंदाजा करें अफगानिस्तान जैसे बड़े मुल्क में कभी 3,000 से ज्यादा नहीं थे और अब सिर्फ गजा में 5,000 रखना चाहते हैं। ट्रंप के मुशीरों ने मिस्र, कतर और यूएई को इसी फोर्स का हिस्सा बनाने की बात की है और तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, अजरबैजान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, कब्रस, यूनान, बांग्लादेश और बोस्निया ने इस फोर्स में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर की है। फ्रांस आएगा लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, मीटिंग हो चुकी है और इसका आगाज हो गया है। अब जब हम वापस आएंगे तो या तो हमसे इराक के अड्डे मांगे जाएंगे क्योंकि बहरी जंग लड़नी है। अमेरिका को ना सऊदी अरब की परवाह है, ना खलीज की, ना किसी के तेल की। उनका मकसद एक ही है और वो है ईरान को तबाह करना, क्योंकि इसराइल की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है जो पहले कभी नहीं हुई थी। असल बात ही कि गजा में जो लश्कर तैयार हो रहा है, मेरा यकीन है कि वो लश्कर है जो दज्जाल की आमद से पहले के चंद लश्करों में से एक है। और पाकिस्तान की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि बलूचिस्तान पर नजर है। 2 वजूहात हैं, एक तो ईरानी बलूचिस्तान में तेल के जखायर हैं और दूसरी वजह पाकिस्तानी बलूचिस्तान की मादनियात है। बहुत मुमकिन है कि कल को ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर 5,000 फौज बलूचिस्तान में भी रखना चाहे। अल्लाह ताला इस उम्मत को समझ और बसीरत अता फरमाए और हम अपने दीन और मुल्क से गद्दारी से बचाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक और अहम पहलू की तरफ ले जाना चाहता हूं जिस पर हमारे यहाँ बात बहुत कम होती है, लेकिन इसके बगैर ये तस्वीर मुकम्मल नहीं होती। वो पहलू है चीन का किरदार। जब हम अमेरिका और इसराइल की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि दूसरी तरफ जो खड़ा है वो भी कमजोर नहीं। चीन ने पिछले 20 साल में जो ताकत इकट्ठी की है वो हैरान कुन है। बहरा जुनूबी चीन में चीन ने मसनूई जजीरे बना लिए हैं। खला में वो अमेरिका के बराबर आ गया है। साइबर वॉरफेयर में वो किसी से कम नहीं। और सबसे अहम बात यह कि चीन ने अपनी करेंसी को डॉलर के मुतबादिल के तौर पर पेश करने की जुर्रत की है जो पहले कोई न कर सका था। सऊदी अरब ने चीन के साथ तेल के सौदे युआन में करने के मुआहदे किए। जब यह खबर आई तो वॉशिंगटन में जलजला आ गया, इसलिए कि अमेरिका की पूरी ताकत का इंहिसार पेट्रो डॉलर पर है। अगर तेल का कारोबार डॉलर में ना हो तो अमेरिका की फौजी ताकत का निस्फ हिस्सा खत्म हो जाता है। यही वजह है कि सद्दाम हुसैन ने जब कहा कि तेल यूरो में बेचूंगा, उसे मार दिया गया। कज़ाफी ने जब अफ्रीकी ममालिक के लिए सोने की करेंसी बनाने की बात की तो उसे खत्म कर दिया गया। अब यही खतरा चीन से है, और चीन एक मुल्क नहीं, चीन एक पूरी दुनिया का मुतबादिल निजाम है। प्यारे दोस्तों, अब सोचें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। हमारा सीपैक चीन के साथ है, हमारा जीडीपी चीन की मदद से चलता है, हमारी फौज के JF-17 तैयारे चीन ने बनाए, हमारे बॉम्ब की टेक्नोलॉजी में चीन ने मदद की है और हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। क्या ये समझदारी है? क्या ये कौमी मफाद है? या ये महज चंद डॉलर और चंद तारीफी कलमात के बदले में अपना मुस्तकबिल गिरवी रखना है? मैं आपको बताता हूं कि हमारी खारजा पॉलिसी कैसे बनती है। एक फोन आता है, ऊपर से आता है और फैसला हो जाता है। अवाम की राय कोई नहीं लेता, पार्लियामान में बहस नहीं होती, माहिरीन से मशवरा नहीं होता, बस एक फोन और हम खड़े हो जाते हैं जहां कहा जाए। यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। हम एक जौहरी ताकत हैं। हमारे पास दुनिया की 6ठी या 7वीं बड़ी फौज है। हम 185 मिलियन से ज्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल कौम है।
लेकिन हमारे फैसले हमारे हाथ में नहीं है। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक और पहलू सोचें, तुर्की का किरदार क्या है इस पूरी सूरत हाल में। तुर्की ने एक तरफ नेटो की रुकनीत रखी है और दूसरी तरफ रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। तुर्की ने इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात भी रखे और गजा की हिमायत भी की। तुर्की ने स्टेबलाइजेशन फोर्स में दिलचस्पी जाहिर की है, लेकिन तुर्की का उर्दवान एक चालाक खिलाड़ी है जो अपने मुल्क का फायदा देखता है। हमें भी वही करना चाहिए था। हमें भी एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था जो हमारे कौमी मफाद में हो। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ पहले भी ये देखा जाता है कि कौन सा हुक्मरान इख्तिदार में रहना चाहता है, उसे किसकी मदद चाहिए और उसे किस कीमत पर यह मदद मिलती है। IMF का कर्जा चाहिए तो शराइत मानो, अमरीकी खुशी चाहिए तो फला जगह पर खड़े हो जाओ। यही खेल चल रहा है और इसी खेल में मुल्क तबाह हो रहा है, लेकिन चंद अफराद की जेबें भर रही हैं। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि क्या पाकिस्तान के पास कोई रास्ता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अभी वक्त है, अभी भी मौका है कि हम सही फैसले करें। पहली बात यह कि हम अपनी खारजा पॉलिसी का इख्तियार वापस लेना होगा। ये इख्तियार पार्लियामान को देना होगा, अवामी नुमाइंदों को देना होगा। जब तक ये नहीं होगा हम दूसरों के हाथों खिलौना बनते रहेंगे। दूसरी बात है कि हम अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। ईरान हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, चीन हमारा पड़ोसी है, हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी है। कारोबार इन्हीं के साथ होगा, जिंदगी इन्हीं के साथ गुजरेगी। अमेरिका 7 समंदर पार बैठा है और उसका मफाद यह है कि हम कमजोर रहें, लड़ते रहें और उसके लिए बाजार रहें। तीसरी बात, और ये सबसे अहम है, हमें अपनी मईशत को अपने पांव पर लाकर खड़ा करना होगा। जब तक हम कर्ज ले रहे हैं हम आजाद नहीं हैं। कर्ज लेने वाला कभी आजाद नहीं होता। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, बलूचिस्तान में मादनियात हैं, पख्तूनख्वा में जंगलात और पानी है, सिंध में ज़रई ज़मीनें हैं, पंजाब में मेहनती लोग हैं, लेकिन ये वसाइल हमारी अशराफिया ने कब्जे में कर रखे हैं और बाहर वालों को दिए जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जा सकता। हम एक सुराख से बार बार डसे गए। अफगानिस्तान में भी, इराक में भी, लीबिया में भी हर बार हमने अपना नुकसान किया और दूसरों का फायदा किया। अब गजा की बारी है, क्या अब भी हम वही गलती दोहराएंगे? मैं भी ये जानना चाहता हूं कि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजने की बात हो रही है उसमें जो पाकिस्तानी फौजी जाएंगे, उनके वालिदैन ने उन्हें क्यों फौज में भेजा था? उन्हें इसलिए भेजा था कि पाकिस्तान की हिफाजत करें, इस्लाम की हिफाजत करें, मुसलमानों की हिफाजत करें, ना कि इसलिए कि इसराइल की सरहदों को महफूज बनाएं और गजा में बच्चे जलाए जाने वालों को सुकून से बैठने दें। प्यारे दोस्तों, मैंने हदीस का जिक्र किया, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन हालात में एक मुसलमान को क्या करना चाहिए। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो तुम में से जुल्म बर्दाश्त करने की ताकत ना रखे तो दिल में उसे बुरा समझे, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है, लेकिन इससे भी नीचे कुछ नहीं है। आज का मुसलमान दिल में भी बुरा नहीं समझता। आज का मुसलमान तमाशा देखता है, नेटफ्लिक्स देखता है, क्रिकेट देखता है और समझता है कि गजा का मसला कोई और हल करेगा। कोई और हल नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जिम्मेदार बनाया है। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है। ये बेहतरीन उम्मत होने का फर्ज अदा करना होगा। आज ये फर्ज अदा करने का वक्त आ गया है और हम सो रहे हैं। आज हमें भी मैदान में उतरना है। मैदान जंग का नहीं, मैदान बेदारी का मैदान, आगाही का मैदान, शऊर का मैदान। अपने आसपास के लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। अपने बच्चों को बताएं कि दुनिया कहाँ जा रही है। अपने नुमाइंदों पर दबाव डालें कि वो कौमी मफाद में फैसले करें। सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं कि पाकिस्तानी फौज गजा में नहीं जाएगी। प्यारे दोस्तों, मुझे कोई शक नहीं कि वक्त आने वाला है जिसका जिक्र हदीस में है। मुलहिमा कुबरा होगी, वो अजीम जंग होगी जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग होगी। लेकिन इससे पहले बहुत कुछ होगा। बहुत से मुल्क और बहुत सी कुव्वतें आजमाई जाएंगी। पाकिस्तान भी आजमाया जाएगा। सवाल यह है कि जब आजमाइश का वक्त आए तो हम सही तरफ खड़े हों या गलत तरफ। और सही तरफ वो है जहां जुल्म का मुकाबला है, जहां मजलूम की आवाज है, जहां फलस्तीन के बच्चों की हिमायत है, जहां इसराइल की नहीं बल्कि इंसानियत की बात है। गलत तरफ वो है जहां तारीफें हैं, जहां डॉलर हैं, जहां वेरी गुड वजीर आजम का खिताब है और जहां अपनी कौम की तजलील है। प्यारे दोस्तों, आखिर में एक और बात, हमारे यहाँ एक रुझान है कि जब कोई ऐसी बात करे जो हुकूमत को पसंद ना हो तो उसे साजिशी नजरिया कह दो, उसे पागल कह दो, उसे मुल्क दुश्मन कह दो। लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो 1998 में कहते थे कि इराक पर हमला होगा? उन्हें भी पागल कहा गया था। वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि लीबिया तबाह होगा? उन्हें भी साजिशी कहा गया था। वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि शाम बिखर जाएगा? उन्हें भी पागल समझा गया था। आज वो सब कुछ हो चुका है। क्या अब भी हम आंखें बंद कर लें? नहीं प्यारे दोस्तों, अब आंखें खोलने का वक्त है। अब सोचने का, समझने का, बोलने का और अपने हुकूक के लिए उठ खड़े होने का वक्त है। और आज हम इस आजादी को बेच रहे हैं तारीफों के बदले, कर्जों के बदले, इख्तिदार में रहने के बदले। ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा और हमने अभी नहीं सोचा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह से दुआ करें कि वो इस उम्मत को बसीरत अता फरमाए। दुआ करें कि हमारे हुक्मरानों को समझ दें,
दुआ करें कि फ़लस्तीन आज़ाद हो, गजा के बच्चों को अमन मिले, शाम और इराक के लोग सुकून से जिए। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।